जय हिंद। आइए हिंदी का हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला में हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम वर्णमाला की परिभाषा की बात करते हैं। वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वर्ण क्या होता है पहले समझते हैं। वर्ण जो होता है ध्वनियों का लिखित रूप होता है, फिर बात करते हैं धन क्या होता है। धन जो होता है वर्णों का मौखिक रूप होता है। क्या होता है? वर्णों का मौखिक रूप होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ध्यान समझिएगा, ये वर्ण हमने देखा। वर्ण क्या है? वर्ण, देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। तो यहाँ पर वर्णों की बात करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण जो है ध्वनियों का लिखित रूप होता है, लेकिन जहाँ की धन क्या होती है? धन जो होता है वर्णों का मौखिक रूप होता है। अब वर्णों की बात करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो वर्ण बेसिकली देखते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला एक स्वर होता है, दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है? पहला स्वर होता है और दूसरा होता है क्या? व्यंजन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं, ठीक है, और स्वर क्या होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्वर हमारा बेसिकली क्या होगा समझ लीजिए। स्वर जो होता है आदमी के द्वारा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण जो होता है, स्वतंत्र रूप से, किस है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला जो वर्ण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर। और यहाँ पर देखते हैं जिसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसी वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्वर में हम लोग बेसिकली देखते हैं आ, ई, उ, ये सारे जो है हमारे वर्ण आते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन की बात करते हैं तो क, ग, ख, है ना, ये सारे जो वर्ण होते हैं ये व्यंजन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्वर। स्वर क्या है इसकी बात हम लोग करते हैं। स्वर बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखते हैं वर्णों का, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला जो शब्द वर्ण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। इसमें कुल संख्या कितनी होती है? 13। स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? 13। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टोटल, है ना, टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई, जिसमें 11 + 2, 11 हमारा मूल स्वर होते हैं। और यहाँ पर इस 11 में से हम लोग देखते हैं कुल स्वरों की संख्या कितनी? 13। मूलतः 11 होते हैं। कितना होते हैं? मूलतः 11 होते हैं। और दो जो होते हैं अंग और अह, ये जो होते हैं हमारा लघु और गुरु होते हैं। ठीक है, अब इस 11 में से मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। मूल स्वर कितने हैं? 4। पहले हम लोग कौन देखें, कौन कौन सा है? आ, ई, उ, री, ये हमारा मूल स्वर होता है। ठीक है, मात्रा के आधार पर इनकी जो संख्याएं दी गई हैं, मात्रा के आधार पर टोटल संख्याएं कितनी हैं स्वरों की? वो है कितनी? 10। जैसे आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा की मात्रा, बड़ा की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अंक में, है ना। अब इसके बाद ये जो हमारा अंक और आह, ये जो हमारे जो होते हैं ये लघु और गुरु होते हैं। ठीक है, लघु या गुरु होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वरों की मात्रा। ठीक है, स्वर की मात्रा की हम लोग बात करते हैं तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारण के स्थान पर इन व्यंजनों के स्वर का योग है ना। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इनके क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ, अंग, अह, ये टोटल हो गए हमारे 13। कितना हो गए? 13 हो गए। लेकिन यहाँ पर इनका हम देखते हैं, इनका प्रयोग करके कुछ ऐसे वर्ण बनाए जा सकते हैं, ऐसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं व्यंजन, है ना। उन वर्णों को क्या बोलेंगे? व्यंजन। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला, जैसे आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, आ की मात्रा, है ना, ये पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटी ई की मात्रा होती है, ठीक है ना, वो पहले लगाए जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं छोटे ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा और ऋषि, ये सब कहाँ लगाए जाते हैं? नीचे लगाए जाते हैं। ये
पहले लगाए जाते हैं, ये सब बाद में लगाए जाते हैं और ये नीचे लगाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर राधा हो गया, नीलम हो गया, सोनम हो गया, गौरी हो गया, अक्का हो गया। अब इसकी हम लोग बात करते हैं बड़ी छोटी की मात्रा की, जैसे निधि हो गया, सिरा हो गया, जिसका हो गया। इनमें देखते हैं ये छोटी की मात्रा जो है वो पहले लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल है, जैसे कि कुसुम हो गया, दीपू हो गया, है ना, और कृषि हो गया, वृत्त हो गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये नीचे की तरफ मात्राएं लगी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वरों के प्रकार की। ठीक है, स्वरों के प्रकार की हम लोग जब बात करते हैं तो देखते हैं इनका वर्गीकरण किया गया है ना, इनकी क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बेसिकली देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर ये मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आइए इसको हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। टोटल उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर मूलतः दो प्रकार के होते हैं। पहले हम हास्य स्वर, लघु, उसी को लघु स्वर भी कहते हैं, उसी को मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार होता है संधि स्वर, जिसे को हम लोग दीर्घ या फिर गुरु स्वर बोलते हैं। लघु की बात करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये हमारा आता है लघु स्वर के अंतर्गत। ठीक है, ये सब क्या आता है? ये लघु स्वर के अंतर्गत आता है, जबकि ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। बड़ी, है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और ये जो हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर जो होते हैं, एक तो मूल दीर्घ स्वर होता है, दूसरा होता है संयुक्त स्वर होता है ना, संयुक्त स्वर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मूल दीर्घ स्वर होता है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ, है ना, बड़ा ऊ, ये हमारा सजातीय स्वर या इसी को हम लोग बोलते हैं मूल स्वर बोलते हैं। जबकि संयुक्त स्वर की बात करते हैं, जिसमें देखते हैं कि ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारा क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे उच्चारण के काल के आधार पर। उच्चारण के काल के आधार पर हम लोग देखेंगे ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ठीक है, अब देखिए पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने प्रकार के? तीन। पहला हो जाएगा हास्य स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। ठीक है, यहाँ पर हास्य स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों की बात की गई है। हास्य स्वर क्या होता है? जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग हास्य स्वर बोलते हैं। जिनके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। और जिसमें सबसे अधिक समय लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। हास्य स्वर में जैसे छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री आते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे वर्ण आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होते हैं बेसिकली किसी को बुलाने पर, है ना, जैसे किसी को बुलाए रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ये प्लुत स्वर आते हैं। ठीक है, कि बुलाने के या पुकारने में प्रयोग किया जाता है, जैसे राधा, मोहन, है ना, जैसे हम किसी को आवाज करके बुला रहे होते हैं तो उस प्रकार से बुलाने पर प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार की हम लोग बात करें जीव के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के प्रयोग के आधार पर। जीव के प्रयोग के आधार पर बेसिकली ये देखेंगे तीन प्रकार के होंगे, अग्रस्वर होगा, मध्य स्वर होगा और पश्च स्वर होता है। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखें जैसे अग्रस्वर जो जीव के, है ना, जीव के अग्रभाग से काम, है ना, उच्चारण करते हैं तो जीव के अग्रभाग काम करता है उसको अग्रस्वर बोलते हैं। जिस जीव का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर बोलते हैं। उच्चारण करते समय जिसके जीव का पक्ष, है ना, पीछे का भाग काम करता है उसे हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। किसके? होष्ठ मतलब होंठ की स्थिति के आधार पर देखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। किसे? दो प्रकार के। तो पहला होगा आवृत्त, है ना, पहला क्या हो जाएगा? आवृत्त मुखी और दूसरा हो जाएगा वृत्त मुखी स्वर। आवृत्त मुखी स्वर जिसको हम लोग बोलते समय, है ना, हमारा
जो होठ होता है वो गोलाकार नहीं बनता है ना, गोल आकार का नहीं बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं आवृत मुखी। ठीक है, उसे क्या हम लोग बोलेंगे, आवृत मुखी। जैसे हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, ए ऐ ऋषि, ये हमारा जो है आवृत है ना, आवृत मुखी स्वर होते हैं। जबकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ, बड़ा ओ और ये सब हमारा क्या है, वृत्तीय मुखी है ना, वृत्त मुखी स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वृत्त मुखी स्वर कहलाते हैं। इनको बोलते समय मुंह का आकार जो होता है गोलाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं उच्चारण के स्थिति, है ना, स्वरों का उच्चारण स्थान। अब यहाँ पर देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, ये वर्ण हमारा आ है और बड़ा आ है, इनका जो है ना, ये किस वर्ण का, किस वर्ग का आता है ना, ये कंठक वर्ग से है ना। कहाँ से, कंठक वर्ग के स्वर कहलाते हैं। ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। कहाँ से निकलते हैं, कंठ से। जबकि छोटी ई और बड़ी ई जो होती है वो तालव्य वर्ग का होता है, ये तालु से निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो होता है ओष्ठ से, ओष्ठ वर्ग का होता है, ये ओष्ठ से निकलते हैं। जबकि ऋषि जो होता है ये मूर्धन्य होता है, ये मूर्धा से निकलता है। ए और ऐ जो होते हैं ये कंठ तालव्य के वर्ग के होते हैं, कंठ और तालु से निकलते हैं। ओ और औ की बात करते हैं तो कंठोष्ठ वर्ग का ये वर्ण होता है, ये स्वर होता है, ये कंठ और होठ से मिलकर के निकलते हैं, है ना, कंठों से और या होठों से निकलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। किसकी बात करते हैं, व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्वरों के बिना, देखिए एक चीज समझिए, स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है। देखिए स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लिखित रूप में लिख सकते हैं। उस जिस वर्ण को लिख रहे हैं, जिस व्यंजन को लिख रहे हैं उसमें हलंत लगा देते हैं तो वो बिना स्वर का कहलाता है। ठीक है, वो हमारा आधा व्यंजन कहलाता है। कैसा हो जाता है, आधा व्यंजन कहलाता है। लेकिन जब इसमें हलंत नहीं लगा हुआ होता, हलंत नहीं लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखते हैं हिंदी व्यंजनों की संख्या। ठीक है, हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या होती है कितने, 39। कितना होता है, 39। जिसमें से 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, 4 और उसमें व्यंजन कहलाते हैं, और 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की, इसलिए उसमें दो जो होते हैं द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं परंपरागत रूप से व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी, 33 होगी। ठीक है, का से लेकर के हा तक ये मानी जाती है। अगर कहा जाए कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है तो बताएंगे 33 है। कहाँ से कहाँ तक, का से लेकर के हा तक ये होते हैं। ठीक है, जिसमें हलंत लगे हुए व्यंजन होते हैं उसको हम लोग हलंत या फिर स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। ठीक है, जिस व्यंजन में हलंत लगे हुए हैं, है ना, उसे हम लोग हलंत व्यंजन बोलते हैं, और जिन स्वर में है ना व्यंजन को अजंत कहते हैं। अगर स्वर लगे होते हैं, हलंत लगे हैं तो उसको हलंत व्यंजन कहते हैं, और जिसमें स्वर लगे होते हैं उसको अजंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रत्येक व्यंजन जो होता है उसमें आ की मात्रा, है ना, आ का स्वर मिला हुआ होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का व्यंजन हो उसमें आ का मात्रा मिला हुआ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका प्रयोग भिन्न भिन्न स्वरों के रूप में व्यंजनों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जैसे क, का, की, कु, है ना, के, काय, बीच में क्या हमारा ऋषि है, के, काय, को, कौ, कंग, कह, है ना, अंग, कह। ये है हमारे कुछ इसके उदाहरण। ठीक है, जो इन मात्राओं का प्रयोग करके बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके जो हमारे व्यंजन हैं उस कौन से वर्ण के होते हैं,
जैसे हमारा देखते हैं का वर्ग। का वर्ग जो होता है हमारा का से लेकर के अनगा तक होता है। चा वर्ग जो होता है चा से लेकर के इनिया तक होता है। टा वर्ग जो होता है ना, ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। टा वर्ग जो होगा हमारा टा से लेकर के अड़ा तक होता है। जो ता वर्ग होता है ता वर्ग ता से लेकर के ना तक होता है। जबकि पा वर्ग जो होता है पा से लेकर के मा तक होता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये जो चार व्यंजन है इसको हम लोग बोलते हैं या से लेकर के वा तक, या रा ला वा, या रा ला वा। ये हमारा जो होता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। जबकि शा खा शा हा ये हमारा क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। और इसके बाद हमारा जो छ त्रंग ज्ञ है ना, और इससे पहले जो हमारा श्रा आता है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसके अलावा भी दो व्यंजन और होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में माना जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ड और ढा ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। द्विगुण व्यंजन जो कहलाता है यह जो है स्वर और व्यंजन दोनों में गिना जाता है, इसलिए द्विगुण व्यंजन कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यंजनों के प्रकार। बेसिकली देखेंगे कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इन सारी चीजों को पढ़ते हैं। पहले स्पर्श व्यंजन की हम लोग बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होता है इसका उच्चारण जीभ है ना, जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूता है। उच्चारण करते समय जीभ के है ना, जीभ जो होता है मुख के किसी न किसी भाग को छूता है, इसलिए उसको नाम दिया गया क्या? स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अब ये यहाँ पर देखते हैं क से लेकर के मा तक जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। किसके? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये स्वरों और व्यंजनों के बीच का उच्चारण होता है ना, इनका उच्चारण जो होता है स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्याएं अगर संख्या की बात करते हैं टोटल 4 हैं। ये 4 संख्याएं कौन कौन सी? या रा ला वा, ये चारों संख्याएं जो हमारी हैं, ये जो चारों हमारा वर्ण है ये हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का व्यंजन है? तो अर्धस्वर। क्या है? अर्धस्वर। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं या रा ला वा, ये हमारा क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये लुंठित वर्ण है। इन्हीं रा को हम लोग क्या बोलते हैं? लुंठित वर्ण बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन से होंगे? तो या रा ला वा इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रा। ठीक है, उसमें हलंत लगा हुआ होगा, ये हमारा लुंठित वर्ण कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ल। जो हमारा ल होता है वो पार्श्विक है ना, पार्श्विक वर्ण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं किस वर्ग का है ना, या जो होता है वो तालव्य वर्ग का होता है, रा जो होता है वो वातस्य है ना, वातस्य वर्ण का होता है, ला जो होता है वो है ना ये भी वातस्य वर्ण का होता है ना, वर्ग का होता है। जबकि वा जो होता है तत्पुरुष का होता है। इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो या जो है तालु के द्वारा है ना, तालु स्थान से यानी तालु से निकलता है। रा जो होता है दंत मूल से निकलता है यानी मसूड़ा से निकलता है। ला जो होता है ये भी दंत मूल यानी मसूड़ा से निकलता है। वा जो है ऊपरी दांतों से है ना, निचले होठ से और ऊपरी दांतों से निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला है हमारा, अगला क्या है? अगले की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब यहाँ पर देखते हैं ऊष्मी व्यंजन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनकी जो ध्वनियों के उच्चारण होते हैं ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण होते हैं उनके हवा जो होती है, उच्चारण में हवा मुंह के किसी स्थान पर रगड़ कर है ना, खासकर निकलती है, रगड़ कर निकलती है और एक गर्मी जैसा पैदा करती है, तो उसे जो हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, इसी को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये श, क, श, हा। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
ध्यान समझिएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऊष्म व्यंजन या इसी को संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हा जो होता है काकल्य वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? काकल्य वर्ण कहलाता है। देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है ना, कौन होता है? जो शा खा शा हा ये ऐसे इस प्रकार से 4 ऑप्शन आएगा, तो जो काकल्य वर्ण जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? हा हो जाएगा। ठीक है, स जो होता है तालव्य वर्ग का होता है, और खा जो होता है मूर्धन्य वर्ग का होता है, शा जो होता है वत्सल है ना वत्स्य वर्ग का होता है, जबकि हा जो होता है स्वर यांत्रिकीय है ना यांत्रिक स्वर यांत्रिय वर्ग का होता है। अब उच्चारण स्थान की बात करते हैं तो शा का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु है ना, तालु से निकलता है, और खा जो होता है मूर्धा से निकलता है, शा जो है दंतों से निकलता है, हा जो है स्वर यंत्र से यानी कंठ के भीतर से निकलता है। ठीक है, ये संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान का बात है ना की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। किसके? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखते हैं दो या दो से अधिक, किससे? बेसिकली यहाँ पर दो से अधिक है ना व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। दो व्यंजनों से अगर मिलकर के बनते हैं उनमें हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इनकी संयुक्त व्यंजन हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। कौन कौन सा? श, त्रंग, ज्ञ और स्त्र। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं जो क्षत्री होता है वो क और श से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और उसके बाद जो त्रशोल होता है, त्रशोल की हम लोग बात करते हैं, ये हमारा ता और रा से मिलकर के बना होता है। ज्ञानी जो होता है ज और ये से मिलकर के बना होता है। शरा जो होता है शा और रा से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसीलिए ये दो है ना दो व्यंजनों से मिलकर के बना, इसीलिए नाम क्या दिया गया? संयुक्त व्यंजन दिया गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। किसके? उच्छिष्ट व्यंजन की बात करते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठ करके मूर्धा को स्पर्श करता है और फिर झटके के साथ है ना झटके के साथ जो है नीचे आए और उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसकी हम लोग बात करते हैं ड और ढा है ना, ड और ढा ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, टा वर्ग को भी उच्छिष्ट वर्ग है ना उच्छिष्ट वर्ग कहा जाता है। टा वर्ग को उच्छिष्ट वर्ग कहा जाता है। देखिए इसके अलावा इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए द्विगुण व्यंजन कौन होते हैं? ड और ढ होते हैं, इनका वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य वर्ग होता है। उच्चारण की बात करते हैं तो ये मूर्धा से निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ड और ढ। ठीक है, ड और ढ जो है ये नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। ठीक है, नवीन क्या है? विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी हमारी क्या है? संस्कृत भाषा से ही निकला हुआ है, लेकिन ये हमारे जो ड और ढ है ये संस्कृत भाषा में नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्णों के वर्गीकरण की। ठीक है, वर्णों के वर्गीकरण की बात करते हैं। सपोज है ना घोषत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर घोष का अर्थ क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं घोष का अर्थ होता है स्वर है ना स्वर यंत्र से ध्वनि का कंपन। घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। अब यहाँ पर देखेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला आघोष हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सघोष व्यंजन। आघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं उच्चारण। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र है ना उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं है ना, और जिसमें स्वतंत्र कंपन उत्पन्न नहीं होता उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। जिसमें स्वतंत्र कंपन उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है? यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पहला वर्ग जो होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? अघोष होता है ना। लेकिन याद रखने की ये भी तरीका क्या है? हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो स्वर होता है वो क्या कहलाता है? अघोष। ठीक है, क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर हम लोग देखते हैं बेसिकली व्यंजन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
दो प्रकार के, पहला अल्पप्राण होता है, दूसरा कौन सा होता है, महाप्राण। देखिए यहाँ पर देखते हैं प्राणत्व यानी काकल है ना, काकल के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं, ध्यान समझिएगा, उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलते हैं। उच्चारण करते समय क्या होता है, मुख से कम हवा निकलते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हर एक वर्ग का जो पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, 1, 3, 5 किसी भी वर्ग यानी जितने भी वर्ग हैं सबका 1, 3, 5 वर्ण जो होते हैं, पहला वर्ण है ना, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो होता है, इसके साथ साथ अंतस्थ है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। जबकि महाप्राण की बात करते हैं तो दूसरा और चौथा ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, महाप्राण बोलते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होगा, 2, 4 है ना, महाप्राण क्या होगा, 2, 4 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं आयोग वाह। ठीक है, आयोग वाह क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आयोग वाह देखिए परंपरा के अनुसार जो होता है अंग और आह है ना, इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। किसके साथ, स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन उच्चारण जो होता है व्यंजनों की भांति और स्वर के रूप, स्वर के साथ है ना, और स्वर के साथ, इसीलिए है ना, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते है ना, उच्चारण वहन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इनको जो है स्वर और व्यंजन दोनों के रूप में दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोग वाह बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है।